ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वे करने की इजाज़त दे दी है। इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष ने पहले सुप्रीम कोर्ट फिर हाई कोर्ट में एएसआई सर्वे के फैसले को चुनौती दी थी। अब हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि न्यायहित में एएसआई का सर्वे जरूरी है, कुछ शर्तों के तहत इसे लागू करने की आवश्यकता है। दरअसल पिछले दिनों जिला जज AK विश्वेश ने शुक्रवार को मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया था। एएसआई को 4 अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी की जिला अदालत को सौंपनी थी। इसी आदेश के बाद एएसआई की टीम सोमवार को ज्ञानवापी का सर्वे करने पहुंची थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सर्वे पर 2 दिन के लिए रोक लगाते हुए मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने को कहा था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीते 6 साल में यूपी के समग्र विकास के मिशन के साथ हुए प्रयासों की विश्व बैंक ने सराहना की है। सीएम योगी आदित्यनाथ से भेंट के दौरान विश्व बैंक के 20 सदस्यीय दल ने कहा कि पीएम मोदी के विजन के अनुरूप यूपी में अवस्थापना विकास, औद्योगिकरण, कूड़ा निस्तारण, गरीबी उन्मूलन, नियोजित शहरीकरण, पर्यावरण संरक्षण आदि सेक्टर में बीते 6 वर्षों में यूपी को नया क्लेवर दिया है। आज उत्तर प्रदेश जिस तरह सेक्टरवार जरूरतों के मुताबिक कार्य योजना तैयार कर काम कर रहा है, वह देश के इस सबसे बड़े प्रदेश में व्यापक बदलाव लाने वाला है। वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक परमेश्वरन अय्यर के नेतृत्व में हुई इस विशेष भेंट के दौरान उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल व संभावनाओं के अनुरूप समग्र विकास के लिए पारस्परिक सहयोग और भावी कार्य योजना पर चर्चा हुई। समूह में शामिल कई प्रतिनिधि जो 1 दशक पहले यूपी आ चुके हैं, उन्होंने कहा कि प्रदेश में हुए विकास कार्यों की तारीफ करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को इसके लिए बधाई दी। कार्यकारी निदेशक परमेश्वरन अय्यर ने बताया कि महाराष्ट्र और गुजरात के बाद विश्व बैंक का प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश आया है। इस प्रतिनिधि मंडल में दुनिया के 100 ताकतवर देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि देश में बीते 9 साल और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीते 6 वर्षों में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक का मिशन हमेशा से गरीबी उन्मूलन कर रहा है, मगर अब पर्यावरण संवर्धन को लेकर भी हमारा विशेष जोर है। उत्तर प्रदेश इस दिशा में बड़ी भूमिका निभा सकता है। इससे पहले उत्तर प्रदेश आगमन पर समूह का अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नियोजित प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर आकर देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बन चुका है। नीति आयोग के ताज़ा आंकड़ों को देखें तो विगत 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश अपनी 5.5 करोड़ आबादी को गरीबी रेखा से बाहर लाने में सफल रहा है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 96 लाख से अधिक MSMI इकाइयां संचालित हैं, जो प्रदेश में रोजगार सृजन करने के साथ ही यूपी को एक्सपोर्ट का हब बना रही है। विगत 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपना निर्यात दोगुना तक बढ़ाने में सफलता पाई है। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश है। यहाँ पर भारत की 16% जनसंख्या निवास करती है, जो यूपी को देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता और श्रम बाजार बनाती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र भी है। यूपी इस दिशा में कार्य करते हुए अपनी विरासत और अपने प्राचीन नगरों को सहेज रहा है। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश असीम संभावनाओं का प्रदेश है। ऐसे में वर्ल्ड बैंक साथ जुड़ना यूपी के लिए लाभकारी और फलदायी साबित होगा। यूपी की कैसरगंज सीट से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष पर शिकंजा कसने लगा है। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ब्रजभूषण शरण सिंह को नोटिस जारी किया है। एनजीटी ने अवैध खनन के मामले में उन्हें नोटिस जारी किया है। एनजीटी की ओर से अवैध खनन के कारण पर्यावरण को नुकसान मामले में उन्हें आरोपी माना गया है। वहीं यौन शोषण केस में भी ब्रजभूषण की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एनजीटी की कार्रवाई ने साफ कर दिया कि ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। कई विभागों की ओर से उन पर कार्रवाई और शिकंजा कस जाने की भी चर्चा शुरू हो गई है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण केस में राउस एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस की एसआईटी ने भाजपा सांसद के खिलाफ लगे आरोपों की जांच की। 6 पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच के बाद दिल्ली पुलिस एसआईटी की ओर से कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। 15 जून को राउस एवेन्यू कोर्ट में दायर चार्जशीट में ब्रजभूषण शरण सिंह पर केस चलाने और उन्हें सजा दिलाने की चर्चा की गई है। हालांकि कोर्ट से पहले इस मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह को जमानत मिल चुकी है। ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार विवादों में घिरे हुए हैं।
पहलवानों के धरने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ यौन शोषण के आरोपों पर केस दर्ज किया है। महिला पहलवानों के आरोप के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से उन्हें हटाया गया। इसके बाद जांच का सिलसिला लगातार जारी रहा। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केस को तो हटा दिया गया, लेकिन ब्रजभूषण पहलवानों की ओर से दर्ज कराए गए केस में फंसते दिख रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि मणिपुर की घटना सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी के लिए शर्मनाक है तथा इस पर राजनीति से ज्यादा जरूरी दोषियों पर कार्रवाई करना है। 2 दिन के प्रवास पर वृंदावन के गीता आश्रम पहुंची उमा भारती ने कहा कि इस बात की जांच भी होनी चाहिए कि घटना के समय पुलिस की क्या भूमिका रही। उन्होंने कहा कि पुलिस के बजाय सोशल मीडिया के माध्यम से इस घटना का खुलासा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यहाँ ठाकुर बाके बिहारी एवं कात्यायनी देवी के दर्शन किए। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी दल लग चुके हैं। बीजेपी अपनी हारी हुई सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए लगातार बैठक कर रही है। साथ ही अपने सहयोगी दलों को कितनी और कौन सी सीटें देनी है, इस पर भी बीजेपी मंथन कर रही है। उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने की मुहिम में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। भाजपा इस बार हारी हुई 16 सीटें गठबंधन के सहयोगियों, अपना दल सुभाषपा और निषाद पार्टी के हिस्से में देना चाहती है, लेकिन उससे पहले इन इलाकों में उनके राजनीतिक हैसियत का आकलन भी करेगी। मिशन 80 के तहत भाजपा हारी हुई सीटों पर पिछले 2 साल से मंथन कर रही है। भाजपा के स्थानीय रणनीतिकारों का मानना है कि अपना दल एस को उनकी मौजूदा मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज सीट मिलना लगभग तय है। यदि इससे अधिक सीटें देने पर निर्णय हुआ तो वर्तमान में पूर्वांचल में हारी हुई 1-2 सीटें उन्हें और मिल सकती है। सुभाषपा को घोसी, जौनपुर या गाजीपुर में 2 सीटें मिल सकती है। वहीं निषाद पार्टी को संत कबीरनगर, लालगंज या श्रावस्ती में से कोई 2 सीटें मिल सकती है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में छात्रों का 2 गुटों में भिड़ंत की खबर है। घटना के बाद वहां बवाल मच गया। एक छात्र की पिटाई के बाद मामला भड़का है। आपको बता दें कि बीती देर रात राजा राममोहन राय और बिरला से हॉस्टल के छात्र आमने सामने आ गए थे। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। घटना की सूचना मिलते ही लंका पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। एसीपी भेलूपुर प्रवीण कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे। दोनों तरफ के छात्रों से बातचीत की गई। इसके बाद छात्र अपने अपने हॉस्टल में चले गए। पुलिस के जाते ही गमछे से चेहरा बांधकर दोबारा पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने बताया कि राजा राममोहन राय हॉस्टल का एक छात्र रात में लंका से लौट रहा था। पुराने विवाद में बिरला सी हॉस्टल के कुछ छात्रों ने उसे मारपीट कर घायल कर दिया। घायल छात्र राजा राममोहन राय हॉस्टल पहुंचा, साथियों को मामले की जानकारी दी। इसके बाद ग्रुप में छात्र बिरला सी हॉस्टल पहुंचे। दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने मामले को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन देर रात तक तनाव की स्थिति बनी रही। मौके पर पुलिस बल तैनात है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अदालतों में बढ़ते फर्जी यौन शोषण के मामलों पर चिंता जताई है। हाई कोर्ट ने कहा है कि लड़कियां या महिलाएं आरोपी के साथ लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद झूठे आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज कराकर अनुचित लाभ उठाती हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि लड़कियों या महिलाओं को कानूनन सुरक्षा मिली है, इसलिए वे लड़कों या पुरुषों को आसानी से फंसाने में कामयाब हो जाती हैं। कोर्ट ने कहा कि अदालतों में बड़ी संख्या में इस तरह के मामले में आ रहे हैं, जिनमें लड़कियां या महिलाएं आरोपी के साथ लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद झूठे आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज कराकर अनुचित लाभ उठाती हैं। कोर्ट ने ऐसे मामलों में न्यायिक अधिकारियों को सजग रहने की जरूरत बताई है। कोर्ट ने कहा कि वे जमीनी हकीकत पर नजर रखें। ये टिप्पणी न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने वाराणसी के ओम नारायण पांडे की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए की है। कोर्ट ने कहा कि समय आ गया है कि अदालतों को ऐसे जमानत आवेदनों पर विचार करते हुए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। कानून पुरुषों के प्रति बहुत पक्षपाती है। प्राथमिकी में कोई भी बेबुनियादी आरोप लगाना और किसी को भी ऐसे आरोप में फंसाना बहुत आसान है। कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया, फिल्मों, टीवी शो आदि के माध्यम से खुलेपन की संस्कृति फैल रही है। इसका अनुकरण किशोर, युवा लड़के और लड़कियां कर रहे हैं। जब उनके आचरण की बात आती है तो भारतीय सामाजिक और पारंपरिक मानदंडों के विपरीत और लड़की व उसके परिवार के सम्मान की रक्षा के लिए दुर्भावनापूर्ण रूप से झूठी FIR दर्ज कराई जा रही है। कोर्ट ने कहा कि कई मामले ऐसे भी हैं जिनमें कुछ समय या लंबे समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद लड़के और लड़की के बीच किसी मुद्दे पर विवाद हो जाता है और FIR दर्ज करा दी जाती है। कोर्ट ने कहा कि कानून एक गतिशील अवधारणा है और ऐसे मामलों पर बहुत गंभीरता से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। याची के खिलाफ
वाराणसी के सारनाथ थाने में यौन उत्पीड़न सहित पॉक्सो के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आरोप है कि उसने नाबालिग से शादी का वादा किया और उसके साथ संबंध बनाए। याचिका के अधिवक्ता ने कहा कि दोनों ने अपनी मर्जी से संबंध बनाए थे। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले में झूठी FIR दर्ज कराया जाना प्रतीत होता है, क्योंकि पीड़िता द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान प्राथमिकी के आरोपों का पूरी तरह से समर्थन नहीं करता है। कोर्ट ने कहा कि आजकल प्राथमिकी दर्ज करने के लिए अदालतों में विशेषज्ञों या पुलिस थानों में मुंशी द्वारा तैयार लिखित आवेदन देना अनिवार्य है, जो कि हमेशा जोखिम भरा होता है। झूठे निहितार्थ का खतरा रहता है, जैसा कि वर्तमान मामले में है। विशेषज्ञ दंडात्मक कानून के प्रत्येक प्रावधान की सामग्री से अवगत होते हैं। वे आरोपों को इस तरह से शामिल करते हैं ताकि आरोपी को आसानी से जमानत भी न मिल सके। कोर्ट ने कहा कि अगर थाना प्रभारियों द्वारा लिखित रूप में रिपोर्ट दर्ज की जाए और विशेषज्ञ की भूमिका को बाहर रखा जाए तो झूठे मामलों में कमी आएगी। भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों में घिरी PCS ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक को जांच कमेटी आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। 3 सदस्यीय कमेटी ने जांच के बिंदुओं पर मंथन शुरू कर दिया है। जांच बिंदुओं का निर्धारण कर इसी सप्ताह पूछताछ किए जाने की तैयारी है। कमेटी को 1 महीने में रिपोर्ट सौंपनी है। आपको बता दें कि पति आलोक ने ज्योति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आलोक ने आरोप लगाया कि ज्योति का एक अन्य अफसर के साथ प्रेम प्रसंग है। भ्रष्टाचार में लिप्त होने की भी शिकायत की है। इस मामले में शासन के निर्देश पर मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। अपर आयुक्त अमृतलाल बिंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी में शामिल ADM शासन हर्षदेव पांडे और PCS जसजीत कौर की एक बैठक हो चुकी है। शासन की ओर से जांच कमेटी को पूरी फाइल उपलब्ध कराई गई है। इसमें कई ऐसे बिंदु भी हैं जिनकी जांच कमेटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। खासतौर पर दहेज उत्पीड़न, धमकी देने समेत अन्य आपराधिक मामले की जांच कमेटी नहीं करेगी। कमेटी के 1-2 दिनों में होने वाली अगली बैठक में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच के बिंदु तय किए गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार का मामला है। आलोक ने सोराव में SDM पद पर तैनाती के दौरान ज्योति पर घूस लेने का आरोप लगाया है। दावा किया कि इससे संबंधित डायरी भी उनके पास है, जिसमें वह गलत तरीके से होने वाले लेन देन का हिसाब रखती हैं। कर्मचारी आचरण नियमावली के उल्लंघन के कई अन्य आरोप भी हैं। सूत्रों के अनुसार तैनाती के दौरान के कागजात भी तहसीलों से मंगाए जाएंगे। इसी क्रम में कमेटी पहले ज्योति एवं आलोक से अलग अलग पूछताछ करेगी। इसके बाद दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। कमेटी पैसे के लेन देन में आरोपी अन्य लोगों से भी पूछताछ करेगी। हालांकि जांच कमेटी के सदस्य इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। अपर आयुक्त अमृतलाल बिंद का सिर्फ इतना कहना है कि जांच की जा रही है। कोशिश होगी कि निर्धारित अवधि में सभी बिंदुओं पर जांच रिपोर्ट सौंप दी जाए। ज्योति मौर्य ने दूसरी शादी की है या नहीं, कमेटी इसकी भी जांच करेगी। पति ने सिर्फ एक अन्य अफसर के साथ प्रेम प्रसंग होने की शिकायत की है, लेकिन सोशल मीडिया पर ज्योति मौर्य की होमगार्ड की कमांडेंट मनीष दुबे के साथ माला पहने हुए फोटो वायरल हुई थी। हालांकि फोटो सही है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बांदा में रात में सोते समय जहरीले कीड़े के काटने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। परिजनों ने जैसे ही सुबह देखा तो आनन फानन मेडिकल कॉलेज ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही दोनों भाइयों ने दम तोड़ दिया। यह खबर सुनकर परिजनों में हाहाकार मच गया। पूरा मामला बांदा जनपद के बिसंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत आलिया गांव का है। यहाँ के रहने वाले अंकित और शनि रात को सो रहे थे, तभी भोर सवेरे जहरीले कीड़े ने काट लिया। इसकी वजह से दोनों की हालत बिगड़ने लगी। परिजन उठे और जैसे ही देखा तो आनन फानन में उन्हें तुरंत मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने परीक्षण करने के बाद दोनों भाइयों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या घटना घटी है? रात में कीड़ा काट लिया है। अच्छा, कीड़ा से कितने लोगों के कीड़े ने काटा है? 2 लोगों लोग दोनों की उम्र क्या रही होगी? 18 साल का रहता है, 8 साल का रहता है। एक 8 साल का। क्या नाम थे उनके? अंकित नाम था बड़ा वाले का, छोटे वाले का सनी नाम। सनी नाम। तो आप उनको लेकर कहीं गए थे? कहीं नहीं गए थे, जब बांदा गए। बांदा मेडिकल कॉलेज की। अच्छा। आज थाना बिसंडा क्षेत्र के ग्राम आलिया में अंकित वर्मा उम्र 17 वर्ष तथा सनी वर्मा उम्र 10 वर्ष की पेट दर्द में शिकायत के उपरांत अस्पताल ले जाया गया, जहां रास्ते में ही एक की मृत्यु हो गई तथा दूसरे भाई की सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। दोनों के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।
मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है, विसर्प रिजल्व किया गया है। उसके पिता चंद्र कुमार द्वारा बताया गया कि उनके कमरे में एक विस्फोटड़ा भी दिखाई दिया था। बुलंदशहर में अपहरण बच्चे को बसपा नेता ने फिल्मी अंदाज में कुछ ही घंटों में बरामद कर लिया है। दरअसल बाइक सवार बदमाशों ने बुधवार की दोपहर को सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के शामली गांव से बच्चे का अपहरण किया था। इसके बाद बसपा नेता मानवीर गुर्जर ने अपने साथियों के साथ अपहरणकर्ताओं का पीछा किया और बच्चे को छुड़ाया। बसपा नेता ने एक अपहरणकर्ता को भी पकड़कर पुलिस को सौंपा है। अपहरणकर्ता बच्चे को पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के पास दूसरी जगह भेजने के लिए साथियों का इंतजार कर रहे थे। अनसब कहाँ के रहने वाले हो? कोला खड़ी गई थी। कोला खेड़ी कहाँ पर है? तीतरों के पास थी। तीतरों के पास बच्चा कैसे उठाया? बच्चे जी उसने उसके लोगों ने कहा था जी, उसके लोगों ने कहा था जी, अच्छा लड़की के लोगों ने। अच्छा, कितने पैसे में बात हुई थी? पैसे पूछे कुछ नहीं थे। फिर दोस्त थे? ऐसे ही बंदे, कितने सारे बंदे थे जी, 6-7 बंदे थे जी। हमारे बच्चे को मैं झाड़ू लगा के कूड़ा उठाने गई। बच्चा मेरा पेप्सी पी रहा था, लंगे था, सुसु किया, सुसु कराए। जब तक मैं कूड़ा डालने गई तब तक बच्चा को मुंह दागा हुआ था, ऐसे करके ले जा रहा था। काला शर्ट और पैंट पहना हुआ लड़का है, छोटे सा है। और मैं चिल्लाने भगी तो मैं टेंट वाले के यहाँ गए। टेंट वाले जब तक गए तब तक गाड़ी स्टार्ट कर दिए। वो रूम देखने के बहाने गए थे। हमारे यहाँ 3 घंटा से खड़े थे। कितने लोग थे बच्चे उठाने के? 3 थे, लेकिन लेके बच्चा एक भागे हैं, 2 बाइक पर थे। तो बच्चा आपको मिल गया? हाँ, बच्चा मिल गया सर। तो कहाँ पर हैं आप? हम शामली में। अच्छा, शामली में आप रहते हैं? पहला कॉलोनी में रहती हूँ। अच्छा, क्या काम करते हैं आपके हस्बैंड? हमारे हस्बैंड गुरलक में ठेकेदारी में वो करते हैं काम। मेरा नाम मनवीर गुर्जर है। मैं ग्राम हृदयपुर का रहने वाला हूँ। मुझे गांव से जब चला हृदयपुर से अपने से मुझे ग्रेटर नोएडा आना था, तो मैं शामली के पास आया तो रोड पर काफ़ी लोगों का भीड़ लगी हुई थी, जिसमें महिलाएं पुरुष थे। तो वहाँ पर बहुत महिलाएं रो रही थी, बिलक कर, हमारे बच्चे का अपहरण होगा, हमारे बच्चे का अपहरण होगा हमारा। मैंने गाड़ी रोकी। मेरा दावी तभी बनता था पूछने के लिए, क्योंकि मैं पीछे विधानसभा सिकंदराबाद से बसपा प्रत्याशी रहा हूँ। मैंने कहा क्या बात है, मन माता हूँ। क्या लगे ऐसे भी 3 बदमाश हमारे बच्चे को उठा कर ले गई। मैंने कहा अच्छा, तो इधर की तरफ भगे। उन्होंने कहा इधर की तरफ भगे में कितना समय होगा? उनको 20-25 मिनट हो गई। मैंने कहा आपको पुलिस को कॉल करो, 112 नंबर पर कॉल करो, सिकंदराबाद थाने में फ़ोन करो। कुछ लड़कों से मैंने बोल कर मैं वहाँ गाड़ी लेके, मैंने कहा ठीक है, मैं भी कोशिश करता हूँ, आप लोग भी कोशिश करो, आप बाइक लेके दौड़ो। तो मैंने कहा गाँव की तरफ जहाँ रास्ते कट रहे हैं वहाँ पर आप देखिए कहाँ ले गए। तो मैंने वहाँ से गाड़ी अपनी चलाई और मैं चलने के बाद में सीधा देखता चला गया। रोड पर जो भी बाइक दिखाई देती थी तो ऐसा लगता था शायद यही बच्चे को लेके जा रहे हैं, ये बच्चे को लेके जा रहे हैं। तो मैं टूल क्रॉस करने के बाद में जब पहुंचा तो मुझे जब KMP पे चढ़ने वाला हो रहा था बील गांव से मैं, तो मैंने देखा कि एक बाइक पे 3 लोग हैं, झुंड की बराबर में वो खड़े हैं और किसी को आवाज़ मचा के बुला रहे हैं पल्ली तरफ से, रोड के पल्ली तरफ, अनपुर की तरफ। तो मैंने देखा तो यही है। तो मैंने तुरंत गाड़ी रोकी है, मैं उसके पास गया। उनको मैंने सबसे पहले उनकी कौली भरी। कौली भरने के बाद में उनमें से एक निकल के भगा, फिर दूसरे में। कितने लोग थे? मोटर बाइक पे 3 थे। तो उन्होंने एक गाड़ी थी पल्ली तरफ पे इको, जिसको बुला रहे थे जिसमें बच्चा जाता हो, तो इको वाले को बुला रहे थे। जब मैंने उनकी कौली भरी तो उन्होंने इको वाले को आवाज़ मार ली, एक बचाओ बचाओ बचाओ, मार देंगे। उनमें से 2 मुझे गुथे। गुथने के बाद में मैंने बच्चा छीन लिया और एक की कौली भर के अपनी गाड़ी के अंदर डाल लिया और गाड़ी को लॉक कर दिया। और गाड़ी लॉक करके फिर मैं वहाँ से दौड़ गया गाड़ी लेके। वो जो 2 लोग थे वो कहाँ चले गए? वो एक मोटरसाइकिल भग गया, एक पैदल भगा था वहाँ से। वो एक को फिर इको में बैठ गया और एक मोटरसाइकिल लेके भग गया। अच्छा, जो आपने पकड़ा था वो आपने पुलिस को दिया है क्या? मैंने उससे पूछा था भाई ये काम कब से कर रहे हो, कैसे करते हो? कह रहा कि मेरा पहला काम है। मैंने कि तुझे कितने पैसे मिला, अब तक कितने बच्चे चोरी किए? कह रहा सर पहले प्यार बच्चा चोरी किया। क्यों किया चोरी? कह रहा सर मुझे नहीं पता, मुझे तो ये लेकर आए थे। मैं कहाँ का रहने वाला है? तो सबसे पहले उसने अपना नाम हिंदू बताया और हिंदू बताने के बाद में जब मैंने उसको सख्ताई से पूछा तो उसने कहा कि मैं मुस्लिम हूँ और आप बचा दो मुझे, बच्चे को तुम ले जाओ और बचा दो। और कुछ लोग जो है अब उसमें हैं गाड़ी इको में मेरे साथी, तो मैं उनको वो फ़ोन करने लगा। मैंने उसका फ़ोन छीन के फेंक दिया। तो आपने वो पुलिस को दे दिया? वो मैंने उसको पुलिस को पहले गांव गया शामली में पुलिस वहाँ मौजूद थी। पुलिस की मौजूदगी में शामली दिया।
फिर उसके बाद को बच्चे को और उसको मैं चौकी लेकर आएगा, चौकी चार्ज के साथ सुब्रुत करके, और फिर उसके बाद में ग्रेटर नोएडा चला आया। मुझे जो काम था वो करने के लिए।